Hello everyone, a very good evening to all of you. So, guys, once again, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge. My name is Siddhant Singh, and I'm here to tell you guys about the most required topic amongst the student की सर ये IBC पे पैसेजेस आ रहे हैं, मॉक में आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हो, बट इसका थोड़ा सा ज्ञान भी दे दो. सो ऑलरेडी हमारी एक लीगल अवेयरनेस सीरीज चल रही है और उस सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. तो ये टॉपिक मैं आप लोग के लिए ले आया हूं गाइस. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को ध्यान से कॉपी लेके नोट्स बनाने के साथ में पढ़ लेना, क्योंकि शायद ये आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो और इन न्यूज़पेपर में कभी कभी कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जो आईबीसी के अंडर डिफाइन की गई है. बट सर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या होता है? अभी तक हम लोग कुछ एक्ट्स पढ़ रहे थे और आप लोग ने एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ाए थे, बट ये कोड क्यों है, इसमें क्या ऐसा डिफरेंस रहता है, इस सेशन में क्या होने वाला है. सो गाइस, घबराइए मत. मैं इस पूरे सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स, किन कॉन्सेप्ट पे मैं आपको अवेयर करूंगा, वो पूरा फ्लो अभी आपको पता चल जाएगा. एंड एंड में आप लोग के लिए एक इसमें प्रोसेस भी बताया गया है कि किस प्रकार से ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का जो फ्लो है, ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है. तो आप लोग को ये सब रटना कुछ नहीं है, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप लोग पैसेज रीड करते हो तो वो टर्म्स क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो गाइस, लेट्स बिगिन आवर वीडियो. सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें सेशन का फ्लो बता दूंगा कि हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं. सो इसमें सबसे पहले मैं आईबीसी के बारे में थोड़ी बात करूंगा कि क्यों हमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाने की जरूरत पड़ गई, कौन से साल में आया था, कौन इसका पार्टिसिपेंट बनता है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे. देन इसमें आईबीसी के अंडर कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या, इसका फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है, कौन है जो इसके फाइनल डिसीजन लेने की पावर रखता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अपन देखेंगे. देन 3 अलग अलग टर्म आते हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन. इनमें कुछ डिफरेंस है या समानता है? क्या होगा लिक्विडेटर सर, टर्म हम लोग सुनते हैं, ये क्या होगा? एंड ये सीआईआरपी क्या चीज है? ये बिल्कुल आप लोग को पैसेज में मिली होगी. जो बच्चे लीगल एज के मॉक ऑलरेडी दे रहे हैं या टेस्ट सीरीज का पार्ट बने हुए हैं, और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, सो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिटेल मिल जाएगी, जाके टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट ले लो. भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया का फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डिटेल में जाके पिछले साल के एक्सपीरियंसेस पे टेस्ट बनाता है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आईबीसी एग्जैक्टली ये क्यों आया. सो गाइस, अगर मैं 1991 की बात करूं, जहां पे मेरा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में. देखे ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म किस से रिलेटेड था, मैं देखूंगा किस बच्चे ने जवाब दिया, वो कौन सी पॉलिसी लाई गई थी. प्लीज वो पॉलिसी का नाम और उसका फुल फॉर्म जरूर मेंशन कर देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है. अब ये जो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, जिसमें बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने के लिए गेट्स ओपन कर दिए गए थे, क्योंकि भाई हम इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट हम जब धीमे धीमे अपनी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब अपन मूव करने लग गए थे, उस दौरान बाहर की कंपनियों का इंडिया में एंट्री चालू हो गया था. क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1991 में हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत बन गई थी, क्योंकि हमें प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ गई थी. तो उसके लिए जब हमने वर्ल्ड बैंक से उधारी ली, तब उनने कहा कि भैया दरवाजे खोल दो, यहाँ पे अपनी पॉलिसीज को थोड़ा लिबरल कर दिया जाए ताकि हम वहां पे एंट्री कर लें. ठीक है, नई कंपनीज आए, नए ब्रांड्स इंडिया में आने लग गए, इस वजह से हम ग्लोबली बाहर की कंपनी को एंट्री मिल गई थी. बट कंपनियां आ तो रही थी,
इंडिया में ऑलरेडी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारी कंपनीज बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी कंपनीज है, डिकेड से काम कर रही हैं। तो ये तो इंडियन बॉर्न कंपनीज थी, पर बाहर की टेक कंपनीज को यहाँ पे आने का रास्ता मिल गया। ठीक है भाई, रास्ता मिल गया, बट जरूरी है क्या सारी कंपनीज अच्छे से काम कर पाए? जो आप लोन ले रहे हो, बिजनेस प्लान कर रहे हो, आप अच्छे से एक्सपेंशन कर पाओ? जरूरी नहीं है, सब अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सिक्का था, सिख इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड था। देन सारफेसी एक्ट था। ऐसे बहुत सारे कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रूल्स थे, जो अलग अलग रूल्स जरूर थे इंडिया में। मतलब कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है, बन रही है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, बट जब कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पा रही, तो वो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर आ जाती है। तो जब ये कंपनी बीमार हो गई, तो भाई कंपनी को यहां से हटाने का भी तो कुछ होगा प्रोसेस। तो अलग अलग लॉस थे, मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन थे, कोई भी एक सिंगल लॉ नहीं था। सरकार को लगा कि भाई बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एक साथ फॉलो करना डिफिकल्ट है, हम बनाते हैं एक कोड। तो कोड इज लाइक एन अम्ब्रेला, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, और इस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो अलग अलग एक्ट फॉलो करने पड़ते थे, इनने का कोड बना देते, इसमें सारे एक्ट्स को ले आओ। एंड दिस टेक प्लेस इन द ईयर 2016 ऑन 28 मई 2016, जब इसको प्रेसिडेंट जी की मोहर मिल गई थी और ये पार्लियामेंट में पास हो गया। तो पहले बिल बना था, बिल के बाद ये कोड बन गया। ठीक है, सो डेट यहां पे आपको मैंने बता दी। अब जब मई के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 1 जून को, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब पहले पावर्स हाईकोर्ट के पास थी, बट ये पावर्स एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को दे दी। एंड 1 जून को इन्होंने 11 बेंचेस फॉर्मुलेट की थी। एज ऑन टुडे हमारे पास 15 डिफरेंट बेंचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके मल्टीपल बेंचेस जरूर होंगे, तो टोटल काउंट तुम्हें अलग लगेगा, बट जब तुम गूगल कर लोगे, बट टोटल स्टेट वाइज अगर देखा जाए, स्टेट के अंदर मल्टीपल है। दिल्ली में देखोगे तो मिलेगा, महाराष्ट्र में देखोगे तो अलग अलग बेंच मिलेगी, बट टोटल बेंचेस अपने पास आज ऑन टुडे एनसीएलटी की 15 बेंच बना दी गई हैं, जो पूरी तरीके से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए ही, वो सारी बीमार कंपनियां जो अच्छे से काम नहीं कर पाई, जिनका बिजनेस अच्छे से नहीं हुआ, तो इसीलिए इस कोड की आवश्यकता थी कंपनी में। क्योंकि गाइस, बट ऑब्वियसली बात है, हम जो प्लान करते हैं कि हम ये इस प्रकार का बिजनेस इस प्रोडक्ट के लिए करेंगे, बट फ्यूचर में जाके वो हमारे लिए अगर बेनिफिशियल नहीं हुआ, तो कंपनी बंद करनी पड़ती है। तो जब ये कंपनी बंद होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक डेट का बर्डन बन जाता है, जो मैंने पहली ही स्क्रीन पे आप लोगों के लिए ये एक इमेज बनाई थी। क्या हो रहा है? इतनी उधारी ले ली, तो डेट इज लाइक अ बॉम्ब, और मेरा पूरा पैसा इस डेट में जाता जा रहा है, और ये मैंने जो उधारी ले ली, मैं इसको वक्त पे नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे बिजनेस से रिटर्न नहीं मिल रहा। रिटर्न मींस आई एम नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट, जिससे मैं उसको पे ऑफ कर सकूं, और ये डेट का इतना बर्डन हो जाता है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया। तो क्या सिर्फ ये लॉ कंपनी पे एप्लीकेबल है? नहीं भाई, ये लोगों पे भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एक आम आदमी भी लोन लेता ही है। तो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड क्यों लाना पड़ा। सो द न्यू कोड प्रोमिसेस अ बेटर एंड अ पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि ये पुराने जो लॉज थे ना, वो सालों साल चलते थे। अब इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गए कि 180 से 270 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा प्रोसेस, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द लिटिगेशन, जो आप फाइल करोगे एनसीएलटी में जाके, पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, और एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो कि ऑब्वियसली एनसीएलटी है, उनको पूरा हटाना पड़ेगा। काय के लिए ये क्यों कर रहे हो? फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स डेट। या तो उनकी उधारी जो है, हम उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि एक
या फिर हम उसको वापस से ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये काम करने लग जाए। तो सर क्या आईबीसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपनीज को बेच देना या उनकी डेट पे ऑफ करना ही होता है? देखो, सबसे पहले फॉलो ये करते हैं कि इनको रिवाइव किया जाए, इनको इनके पैरों पे वापस से खड़ा किया जाए। बट वो प्रोसेस क्या होगा वो आगे की वीडियो में, आगे इस वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा। सो अंत तक जरूरी, आपको देखना जरूरी। तो हम इनको इनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं ताकि ये वापस से चल पाए, और अगर नहीं चल पाते तो फिर ये दूसरे प्रोसीजर में एंटर कर जाते। बट वो क्या होगा वो भी आगे देख लेंगे, ठीक है। स्पीड अप द लिक्विडेशन ऑफ फेलिंग बिजनेसेस एंड एफिशिएंट रिकवरी ऑफ क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट। सो क्रेडिटर और डेटर ये ऐसे टर्म है जो कॉमर्स के बच्चों को पता रहता है बट नहीं भी पता है, आम जनता को पता होना चाहिए। डेटर वो होता है जो उधारी लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो उधारी देता है। सो अगर मैं जाके लोन लूंगा तो मैं बन जाऊंगा डेटर, और बैंक अगर मुझे लोन देगा तो बैंक बन जाएगा क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो क्रेडिटर का जो इन्वेस्टमेंट था कंपनी में, उसकी एफिशिएंट रिकवरी करना इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहला डेटर को उसके पैर पे खड़े करना, या तो कंपनी या तो पर्सन। नेक्स्ट, आईबीसी हैज